हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में आज हम करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम पिछले जुलाई 2020 से आगे तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 3rd लेक्चर है। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और साइबर अटैक पर बेस्ड। इसके बाद हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे करंट पिछले 1 साल के जो न्यूज़ में थे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स पिछले 1 साल में न्यूज़ में रहे उनको कंप्लीट कराएंगे और साथ ही इकोनॉमी के करंट अफेयर्स भी हम आपको, जैसे कि हमने आपको बताया था, वो पिछले 1 साल के हम आपको कंप्लीट कराएंगे। साथ ही एक लेक्चर आज हमारा शाम को अकाउंट्स के एमसीक्यूज पर आएगा। जैसे कि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि डेली हम एक मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएं, तो एक मॉक टेस्ट तो हम डेली अवेलेबल नहीं करा सकते क्योंकि 120 क्वेश्चंस का एक सेट बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपको क्वालिटी भी क्वेश्चन प्रोवाइड करने होते हैं, साथ साथ और आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखना होता है। अगर हम उलीचना ही शुरू कर दें कि उल्टे सीधे क्वेश्चन बनाकर बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें 120 क्वेश्चंस की, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम ओरिएंटेड ही हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अब हम ये करेंगे कि आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कर देंगे डेली। तो हम आज अकाउंट्स का आपको लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे शाम 5 से 6 बजे के आसपास आ जाएगा लेक्चर। अदरवाइज हम जिस टाइम भी अपलोड करेंगे उसको आप कम्युनिटी पोस्ट में हम अपडेट कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है हमारा ग्राफीन मास्क, जिसमें बताया गया है कि ये कोरोना वायरस को निष्क्रिय करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्राफीन मास्क। तो ग्राफीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्राफीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 साल से ग्राफीन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो आपकी लैपटॉप्स हैं, जो आपके सरफेस हैं, तो ये सारे इनकी जो डिस्प्ले होगी वो भी ग्राफीन बेस्ड होगी। तो ग्राफीन का कई फायदे हैं, कई अनुप्रयोग हैं। ये ग्राफीन टूटता भी नहीं है और सबसे ज़्यादा सॉलिड मटेरियल है और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो सभी कार्बन युक्त सामग्री जैसे सेल्यूलोज या कागज, सेल्यूलोज किस में पाया जाता है आपको पता होना चाहिए, ग्रास में, यानी कि घास में सेल्यूलोज पाया जाता है, या कागज को ग्राफीन में परिवर्तित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने लेजर प्रेरित ग्राफीन के उत्पादन को हरी तकनीक के रूप में वर्णित किया है। देखिए ग्राफीन किसका अप्रूव है? ये कार्बन का अप्रूव है, कार्बन का अप्रूव है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। शोधकर्ताओं ने लेजर प्रेरित ग्राफीन के उत्पादन को हरी तकनीक के रूप में वर्णित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट के हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यूपीएससी एकदम यूनिक स्टाइल में क्वेश्चन फ्रेम करती है। क्वेश्चंस तो बहुत सी एग्जाम बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है या क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो यूपीएससी का तरीका है वो एकदम अल्टीमेट है, यूनिक है। वो तरीका, वो आपको फॉर्मेट किसी भी अदर एग्जाम बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ हद तक उसकी कॉपी करने की कोशिश आरपीएससी तो करती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन फिर भी वो उतना अप टू द मार्क नहीं होता है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल की जगह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जबकि यूपीएससी का बहुत अच्छा स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का, तो आप इसको कई तरह से भी क्वेश्चन की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हरी तकनीक के रूप में वर्णित निम्नलिखित में से कौन से शब्द के किस प्रोडक्ट को हरी तकनीक के रूप में वर्णित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफीन को किया गया है। इसके लाभ क्या है? ये पुनः प्रयोज्य है, यानी कि रीयूजेबल है, कम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है, बहुत कम कॉस्ट पर, वेरी लो कॉस्ट। तो इसमें आपका कंज्यूमर को भी फायदा होगा। ये ग्राफीन, अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये कार्बन परमाणुओं की एकल परत यानी कि मोनोलेयर होता है। मोनोलेयर और किसका अप्रूव है? हमने जैसे बताया आपको, ये कार्बन का अप्रूव है। ग्रेफाइट का निर्माण खंड है, यानी कि ग्रेफाइट का ये ब्लॉक है, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक। सबसे मजबूत ज्ञात सामग्री, यानी कि अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ये मटेरियल है। इसके अन्य गुण उच्च तापीय स्थिरता, यानी कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, उच्च लोच है, यानी कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसको मोबाइल स्क्रीन या मोबाइल डिस्प्ले या आपके लैपटॉप डिस्प्ले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे टूटने की भी संभावना नहीं है। जैसे कि आपका मोबाइल गिरकर डिस्प्ले खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो इसमें यह दिक्कत नहीं आएगी। उच्च विद्युत चालकता, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका उपयोग क्या है? तो जैसे कि देखिए कोई भी टेक्नोलॉजीज आती है तो उसके बहुत अनंत अनुप्रयोग हो सकते हैं जो कि हम और या कोई एग्जाम बॉडी उसको कंसिडर या उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसलिए अगर देखिए किसी अनुप्रयोग पर क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पर, जैसे कि आपका जीन एडिटिंग है, जीन सीक्वेंसिंग है, इनकी अनुप्रयोग पर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके अनंत प्रयोग हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी उसमें ज्यादातर चांस ऐसे रहते हैं कि आपको दिया होगा ऑप्शन में उपरोक्त सभी, तो ज्यादातर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो सही ही होता है जहां पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड उसके अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उपयोग लघु इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोमेडिकल उपकरण जैसे कंप्यूटर, सोलर पैनल आदि में किया जा सकता है। हीरा
ग्रेफाइट और फ्लोरीन शुद्ध कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूप हैं। देखिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के प्योर अपरूप है, यानी आपका प्योर अपरूप जिसे कहते हैं, तो कौन कौन सा है? हीरा डायमंड है आपका अपरूप, डायमंड, आपका ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन ये कार्बन के अपरूप हैं, ये प्योर अपरूप है। इसी तरह ग्राफीन भी है। अपरूपता यह कुछ रासायनिक तत्वों की संपत्ति कि एक ही भौतिक अवस्था में दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में मौजूद होती है। ग्राफीन जीवाणु रोधी गुणों के लिए भी जाना जाता है, यानी कि ये बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ग्राफीन को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए इसी वजह से इसको मास्क इसका बनाया गया है, मास्क में इस्तेमाल इसको किया गया है। अब चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार, अब हम नोबेल प्राइज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। देखिए ये भी बिल्कुल यूनिक तरीके से यूपीएससी पूछती है कभी कभी, जो जिस फील्ड के जिस क्षेत्र में जिस टॉपिक पर रिसर्च करी जाती है उसी टॉपिक पर रिलेटेड या उसी फील्ड पर रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। जैसे कि क्रिस्पर Cas9 पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी ने ये नहीं पूछा है कि कौन सी फील्ड में भौतिकी का या आपका मेडिकल साइंस का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसने डायरेक्ट क्या किया, क्रिस्पर Cas9 पर क्वेश्चन पूछ लिया। क्रिस्पर Cas9 तो ये क्या है? ये एक जीन एडिटिंग टूल है। तो ये कैंची है। Cas9 क्या है? Cas9 एक कैंची है जो कि जीन को काटता है, जो खराब जीन होता है, और उसको अलग ये क्रिस्पर क्या करता है, ये अलग जाकर एडिटिंग कर देता है। तो इसमें क्या है, इस न्यूज में अमेरिकी हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए की खोज के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बीमारी। हेपेटाइटिस बीमारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये किस तरह होती है, किस कौन से अंगों को प्रभावित करती है, किस एज ग्रुप में ज्यादा होती है, हमारे यहाँ क्या आंकड़े हैं, इसके डेटा क्या है, इंडिया में कितने लोग प्रभावित हैं इससे, कितने लोगों की मौत होती है, इसके लिए क्या वैक्सीन अवेलेबल है, क्या नहीं, कौन से क्या इसके रूप के लिए अवेलेबल नहीं है, कौन से के लिए अवेलेबल है, तो इस किस तरह रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे हेपेटाइटिस के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। अब इनका योगदान क्या है, इन जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन तीनों ने रक्त जनित हेपेटाइटिस के एक प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने में मदद की, जिसे हेपेटाइटिस ए और बी वायरस द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो वायरस के लिए अत्यधिक संवेदनशील रक्त परीक्षण अब उपलब्ध है। इसे अनिवार्य रूप से दुनिया के कई हिस्सों में पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस को समाप्त कर दिया है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। तो अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस सी क्या है। ये एक जिगर की बीमारी है, यानी कि लीवर डिसीज है। लीवर डिसीज जिसमें आपको पता होगा कि भूख नहीं लगती है, चेहरे का रंग या बॉडी का रंग पीला पड़ने लगता है, तो ये हेपेटाइटिस का एक रूप है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण ये तीव्र और जीर्ण दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, यानी कि ये आपका माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर का एक प्रमुख कारण है, यानी कि ये कार्सिनोजेनिक भी फैक्टर है। इसका प्रसार जो है एक्सपेंशन। हेपेटाइटिस सी वायरस एक रक्त जनित वायरस है, यानी कि ब्लड इन्फ्यूजन वायरस है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है ये वायरस, कि ये एक वायरल डिसीज है हेपेटाइटिस। संक्रमण का सबसे सामान्य तरीका क्या है, रक्त की थोड़ी मात्रा में के संपर्क में आना। अगर किसी को इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ा दिया गया है, दे दिया गया है, तो उसको हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो सकती है। हेपेटाइटिस सी के मामले WHO के अनुसार लगभग 71 मिलियन लोगों में भारत में उनमें से 6 से 11 मिलियन को हेपेटाइटिस सी से पुराना संक्रमण है, यानी कि हेपेटाइटिस सी पूरे वर्ल्ड में 71 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं, जिसमें से 6 से लेकर 11 मिलियन लोग खाली भारत में ही पाए जाते हैं। आगे है इसका उपचार। एंटीवायरल दवाएं हेपेटाइटिस सी संक्रमण वाले 95% से अधिक व्यक्तियों को ठीक कर सकती हैं, जिससे सिरोसिस और यकृत कैंसर यानी कि लीवर कैंसर से मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है। लेकिन निदान और उपचार तक पहुंच लोगों की कम है। इसमें हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कोई प्रभावी टीका नहीं है, हालांकि इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस वायरस के प्रकार, ये 5 प्रमुख हेपेटाइटिस इस वायरस के 5 प्रमुख प्रकार हैं, जो A, B, C, D और E। ये इसके 5 प्रकार हैं। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। ए और ई, ए पहला वाला और आखिरी वाला, ये किसके कारण होता है, ये पॉल्यूटेड या आपका कंटेमिनेटेड वाटर के कारण या फिर कंटेमिनेटेड भोजन के कारण, फूड के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी यानी कि जो बचे हुए 3 जो है बीच के जो तीनों हैं, ये आमतौर पर शरीर के तरल पदार्थ के साथ पेरेंटल संपर्क के परिणाम स्वरूप होते हैं, यानी कि ये जो फैलते हैं ये पेरेंटल डिसीजेज हैं, यानी कि मां से बच्चे में भी हो सकती हैं या फिर एक व्यक्ति से फिजिकल टच में आने के बाद दूसरे को हो सकती हैं। तो इस तरह से ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हो सकती हैं। अगर किसी को संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड अगर ब्लड चढ़ा दिया गया है
तो उससे भी हेपेटाइटिस बी, सी और डी बीमारी हो सकती है। और जबकि ए और ई कैसे होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड से होती हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। अगली न्यूज़ है हमारी रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। अब रसायन के लिए किसको दिया गया है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने 2020 के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि रोजर पेनरोज को दी है और दूसरी आधी संयुक्त रूप से रेइनहार्ड जेंजेल और एंड्रियो गेज को। तो ये आपको याद होने चाहिए कि किस किस को ये पुरस्कार की राशि दी गई है, किसमें 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया है, किसमें रसायन विज्ञान के लिए, आपकी केमिस्ट्री के लिए, सॉरी केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें आधा पुरस्कार रोगर पेनरोज को दिया गया है और बाकी आधा 50% इन दोनों को मिलाकर दिया गया है, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। ये ब्लैक होल तब बनता है जब तारे टूटते हैं। इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित कोई रिसर्च अपनी उपलब्ध कराई है। ये ब्रह्मांड में एक अंतरिक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें पलायन वेग इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा सकता। तो आपको ब्लैक होल के बारे में पता होना चाहिए और एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पलायन वेग वह गति है जिस पर किसी वस्तु को किसी ग्रह या किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा पृथ्वी का जो हमारी जो पृथ्वी है इसका पलायन वेग कितना है, यहाँ से अगर आप कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं आसमान की तरफ तो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो वापस लौट आती है। लेकिन अगर आप किसी वस्तु को, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जिससे आप इतनी ताकत से फेंक सकें कि वो 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अधिक स्पीड से वायुमंडल में जाए तो वो वायुमंडल को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ देगी और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, पलायन कर जाएगी, यानी कि वो वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। जैसे कि आप कोई एक गेंद आसमान की तरफ उछालते हैं एक बॉल को तो वो वापस लौटकर आ जाती है, लेकिन अगर आप उसी गेंद को 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से फेंकें आसमान की तरफ तो वो पलायन कर जाएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी। तो अब इसमें हम देखते हैं ब्लैक होल के बारे में भी देखेंगे। अब केवल स्पेस टेलीस्कोप या अन्य विशेष उपकरणों की मदद से ब्लैक होल को देखा जा सकता है। ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होता है क्योंकि बहुत सारे पदार्थ एक छोटे से स्थान में दब जाते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक होल का मतलब ही क्या है, एक ऐसा स्थान जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है। अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है और वो अंधेरा भी ऐसा होता है कि अगर वहां पर लाइट डाली जाए, प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश की भी किरणें परावर्तित होकर वापस नहीं आएंगी, वो अंदर ही रह जाएंगी। इतना जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो अब ब्लैक होल के प्रेक्षण क्या है, यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशंस, पेनरोज को इसकी खोज के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की एक मजबूत भविष्यवाणी है, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर इन्होंने इसी सिद्धांत पर इसकी खोज की है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। पेनरोज के काम से पता चला है कि ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि साइंस की एनसीईआरटी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने प्रतिपादित की थी इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेनरोज ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया एक स्थिर है, यानी कि एक स्टेबल प्रक्रिया है। अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार। फ्रांसीसी अमेरिकी जोड़ी इमैनुअल चार्पेटियर और जेनिफर डूडना को क्रिस्पर के रसायन विज्ञान के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमैनुअल चार्पेंटर और जेनिफर डोडना, तो इन दोनों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, केमिस्ट्री का। क्रिस्पर वर्ष 2012 में विकसित क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका संक्षिप्त रूप है क्रिस्पर ने जीन संपादन को बहुत आसान और सरल बनाया है और साथ ही के साथ इसका अत्यंत कुशल भी बनाया है। अब इसमें क्या किया गया है, क्रिस्पर Cas9 क्या है, क्रिस्पर आपको पता होगा ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें Cas9 क्या है, Cas9 एक कैंची है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये कैंची क्या करती है, खराब जीन को काट कर निकाल देती है और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से इसका क्या किया जाता है, नए जीन का वहां पर इंसर्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईविन, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ईविन नेटवर्क को फिर से तैयार किया गया। अब ये क्या है ईविन, ये स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी प्रणाली है। वैक्सीन स्टॉक को डिजिटाइज करती है, यानी कि ये डिजिटल संस्करण है वैक्सीन का। स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से कोल्ड चेन के तापमान को निगरानी करती है, यानी कि जो कोल्ड चेन होती हैं, जो हमारे स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं वैक्सीन को रखने के लिए, वहां का
टेम्परेचर की को रेगुलेट करती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया गया है। ईविन के लाभ क्या हैं? इसने एक बड़ा आर्किटेक्चर बनाने में मदद की, जो डेटा संचालित निर्णय लेने और उपभोग आधारित योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई योग्य विश्लेषण उत्पन्न करता है। यह टीकों के इष्टतम स्टॉक को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे लागत बचत होती है और अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में हर समय वैक्सीन की उपलब्धता बढ़कर 99% हो गई है। जबकि स्टॉक आउट की घटनाएं यानी कि स्टॉक खत्म जो हो जाता था, भंडारण खत्म होने की घटनाओं में 80% की कमी आई है और स्टॉक को फिर से भरने में यानी कि रीस्टॉक करने में जो समय लगता था उसको भी औसतन आधे से अधिक की उसमें कमी आ गई है। अब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर ये नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विसेज और AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड सेंटर इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। किसने की है? नीति आयोग ने, अमेजॉन वेब सर्विसेज और AWS। इसका उद्देश्य डिजिटल नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना। देखिए यहाँ पर सोशल जो चुनौतियां हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स है उनको समाधान करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसलिए ये हमारे EPFO की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विसेज और AWS के साथ मिलकर ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। ये CIC AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा है, जो सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी और शैक्षणिक संस्थानों को चुनौतियों का सामना करने, डिजाइन सोच को लागू करने, नए विचारों का परीक्षण करने और AWS की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज CIC नवोन्मेष को यानी कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक महान प्रवर्तक होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अत्याधुनिक क्लाउड केंद्रित डिजिटल नवाचारों को संचालित करने में मदद करेगा। अगला है कमरे के तापमान पर अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी ऑन एट रूम टेम्परेचर। इसका सुपर कंडक्टर जो है, ये दो हीरे जो होते हैं, दो डायमंड्स के टुकड़ों के बीच कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को दबाकर जैसी और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए लेजर प्रकाश के साथ सामग्री के प्रयोग से इसको बनाया गया है। यानी कि अति चालकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो हीरो के बीच कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को दबाकर इसमें लेजर प्रकाश की मदद से लेजर प्रकाश डालकर इस सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल को बनाया गया है रूम टेम्परेचर पर। अब इसमें आगे बताया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल के लगभग 2.6 मिलियन गुना दबाव और लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर विद्युत प्रतिरोध खत्म हो जाता है। लेकिन नई सामग्री जो बनाई गई है, ये सुपर पावर केवल अत्यधिक उच्च दबाव में ही दिखाई देते हैं, जिससे इनकी व्यावहारिक उपयोगिता सीमित हो जाती है। इनका महत्व क्या है? ये पहले खोजे गए सभी सुपर कंडक्टर्स को ठंडा करना पड़ता था और उनमें से कई बहुत कम तापमान पर होते थे, जिससे वह अधिकांश उपयोग के लिए अव्यावहारिक हो जाते थे। लेकिन ये खोजा गया सुपर कंडक्टर कमरे के तापमान पर काम कर सकता है। सामग्री लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान से नीचे सुपर कंडक्टिंग करती है। ये सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स बिना किसी प्रतिरोध के यानी कि बिना किसी रेजिस्टेंस के बिजली का यानी कि आपका करंट का प्रवाह करते हैं, संचारण करते हैं, जिससे बिना किसी ऊर्जा हानि के यानी कि बिना किसी एनर्जी लॉस के विद्युत धारा करंट जो है इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होती है। 1911 में सुपर कंडक्टिविटी की खोज की गई और ये केवल परम शून्य माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पर पाई गई थी। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी पहले कितने तापमान पर पाई जाती थी? माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, जिसको हर जगह मेंटेन करना, हर स्थान पर मेंटेन करना नामुमकिन था। इसलिए ये जो नई पहल है, जो इन्वेंशन की गई है 15 डिग्री सेल्सियस पर, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उपयोग किया जा सकता है। अब इसके संभावित अनुप्रयोग क्या है? एप्लीकेशंस। यदि वायुमंडलीय दबाव पर एक कमरे के तापमान के सुपर कंडक्टर का उपयोग किया जा सकता है, तो यह विद्युत ग्रिड में प्रतिरोध के कारण बर्बाद हो जाने वाली ऊर्जा की भारी मात्रा को बचा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है, यानी कि जो करंट का सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की जाती है तारों के जरिए, वायर्स के जरिए, वो हमारे घरों तक पहुंचने में वहां पर वायर्स पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को कम करने में ये इन्वेंशन मदद कर सकती है। और MRI मशीनों से लेकर क्वांटम कंप्यूटरों से लेकर चुंबकीय रूप से लेविटेड ट्रेनें वो होती है जो सुपर फास्ट स्पीड से यात्रा करती हैं। तो वर्तमान तकनीकों में सुधार ला सकता है। अगली न्यूज है हमारी सोफिया। सोफिया क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक
ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये नासा ने लॉन्च की है, पहली बार चंद्रमा के सूर्य की सतह पर पानी की पुष्टि की है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की गई है पहली बार। तो ये क्या है, ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एक हवाई वेधशाला है, यानी कि एवियन ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि ये हवा में ही ऑब्जर्व करती है। इसमें 38,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर समताप मंडल में उड़ान भरने वाला संशोधित बोइंग 747 एसपी विमान पर लगे एक परावर्तक दूरबीन की सुविधा है, यानी कि एक फैसिलिटिंग का कार्य कौन करता है इसमें, एक दूरबीन है जो माइक्रोस्कोप है, जो कि हवा में उड़ते ही इस बोइंग विमान है, इसी पर ही इस टेलीस्कोप को लगाया गया है। और ये जो वेधशाला है, लेबोरेटरी, ये क्या करती है, ये हवा में उड़ते रहने पर ही सारा ऑब्जर्वेशन करती रहती है। ये शोधकर्ताओं को इंफ्रारेड ब्रह्मांड का निरीक्षण करने की अनुमति देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कई वस्तुएं इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्यों पर अपनी लगभग सारी ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। आगे है इसमें चंद्रमा पर पानी की खोज का महत्व। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम ने 2024 में पहली महिला और पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है, यानी कि पुरुष को तो पहले भेजा जा चुका है, लेकिन इस बार 2024 में पहली बार किसी महिला को चंद्रमा पर भेजा जाएगा और दशक के अंत तक वहां एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की नासा की उम्मीद है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगली न्यूज हमारी डेटा अधिकारिता और संरक्षण वास्तुकला है, DEPA, डेटा अधिकारिता और संरक्षण वास्तुकला। इस नीति आयोग ने इसके मसौदे पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, अभी इसको एक्ट में तब्दील नहीं किया गया है, एक्ट में नहीं बदला गया है, अभी ये ड्राफ्ट ही है। तो इसमें आप देखते हैं न्यूज, नीति आयोग के साथ बैंकिंग प्रतिभूतियों, बीमा और पेंशन में 4 नियामक शामिल हैं, जैसे RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA। RBI किसको रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को। सेबी किसको करता है, कैपिटल मार्केट को, आपका शेयर मार्केट को। IRDA आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और PFRDA ये क्या करती है, पेंशन फंड को रेगुलेट करती है। और वित्त मंत्रालय, ये 5 लोगों ने मिलकर वित्त मंत्रालय इस मॉडल को लागू करने के लिए एक साथ आए हैं। इस नीति को 2020 तक जारी करने की परिकल्पना की गई थी और रिपोर्ट आई स्पिरिट गैर लाभकारी संस्था थिंक टैंक द्वारा तैयार की गई है। भारत में डेटा सुरक्षा के लिए वर्तमान ढांचा क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो अब स्टार्ट होती है। सूचना प्रौद्योगिकी उचित सुरक्षा व्यवहार संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना नियम 2011 को गोपनीयता कानून के संबंध में सामान्य आवेदन के लिए संदर्भित किया जाता है। अब हम अलग अलग देखते हैं। सरकारी डेटा का संग्रह, आधार, वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित अधिनियम 2016 के और आधार विनियमन 2016 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकारी डेटा को किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत। बैंकिंग क्षेत्र के डेटा को कौन से नियम के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005, क्रेडिट सूचना कंपनी विनियम 2006 और KYC परिपत्र सहित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र, इनके अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धता संहिता के तहत इसे विनियमित किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित डेटा को नैदानिक प्रतिष्ठान नियम 2012, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं कि सरकारी डेटा निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कि सरकारी डेटा को कौन से नियम के अंतर्गत सुमेलित रेगुलेट किया जाता है, बैंकिंग क्षेत्र के डेटा को कैसे रेगुलेट किया जाता है, स्वास्थ्य क्षेत्र के डेटा को किस अधिनियम के तहत रेगुलेट किया जाता है, और तो इसको किस अधिनियम के तहत, भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियम 2002 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और डेटा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संभावित सुधारों के हिस्से के रूप में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, गैर व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचा और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की परिकल्पना की गई है। यानी कि डेटा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में इस व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की परिकल्पना की गई है। अगली न्यूज है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कई शहरों में कार्यालय और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में 400 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। इससे छोटी प्रौद्योगिकी फर्मों को प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान की जा रही है। अब ये प्लग एंड प्ले क्या है? ये व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए बाह्य उपकरणों के कनेक्शन के लिए एक मानक है, जिससे उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी कार्यवाही के बिना पूरी तरह से काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किए जाने वाले डिवाइस को केवल कंप्यूटर से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या है? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और उद्देश्य इसका भारत में सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज है, इसी में है STPI की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। अन्य प्रमुख उद्देश्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजनाएं, SEZ योजना और अन्य ऐसी योजनाओं को लागू करके निर्यातकों को वैधानिक अन्य प्रचार सेवाएं प्रदान करना, जो सरकार द्वारा समय समय पर तैयार और सौंपी जा सकती हैं। IT और ITES
के क्षेत्र में उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देना, डेटाकॉम सुविधाओं, परियोजना प्रबंधन, परामर्श और आईटी समर्थन सुविधाओं और जैसी बुनियादी ढांचे के संसाधनों को स्थापित और प्रबंधित करना इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज है हमारी एरियल अंतरिक्ष मिशन। तो एरियल क्या है? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने औपचारिक रूप से एरियल को लॉन्च किया है। तो और एरियल है क्या? ये एक्सोप्लैनेट की प्रकृति, गठन और विकास का अध्ययन करेगा। इसका पूरा नाम है वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे एरियल। ये क्या है? ये एक अंतरिक्ष दूरबीन है, स्पेस माइक्रोस्कोप है, जिससे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2029 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। यानी कि इससे यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है? 2029 में लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ग्रहों की रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल, इसकी कंपोजिशन, तापीय संरचना, इसकी टेम्परेचर कंपोजिशन का अध्ययन और विशेषता बताते हुए पारगमन विधि का उपयोग करके कम से कम 1000 ज्ञात एक्सोप्लैनेट का निरीक्षण करना। एक्सोप्लैनेट क्या है? ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो ग्रह और सौरमंडल के बाहर स्थित होते हैं और सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट का अध्ययन क्यों करते हैं? एक्सोप्लैनेट की खोज इस संभावना से प्रेरित है कि पृथ्वी से परे जीवन मौजूद हो सकता है और भले ही इसके लिए कोई सबूत ना हो, तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अगली न्यूज है भारत के 2 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI और मिहिर। यह परम सिद्धि के बारे में तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, अब इसमें मिहिर को भी देखेंगे हम। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची में जगह बनाई है इन्होंने। इन्हें परम सिद्धि को 63वीं रैंक प्राप्त हुई है और मिहिर को 146वीं रैंक पर रखा गया है। ये क्या है? मिहिर क्या है? मिहिर, ये पहले मिहिर को देख लेते हैं। मिहिर जो है ये 5.267 पेंटाफ्लॉप्स उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा निर्मित है? ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है और उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन क्या है? ये डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, त्वरित कंप्यूटिंग के साथ साथ ग्राफिक्स, वर्चुअलाइजेशन में मदद करेगा। कंप्यूटर को अकादमिक, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टार्टअप और बहुत कुछ के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किए जाने की उम्मीद है। मिहिर पहला वाला जो था वो परम सिद्धि था। अब ये अगला वाला क्या है? मिहिर। ये था हमारा परम सिद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब दूसरा क्या है? मिहिर। ये 2.8 पेंटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में एक्टिवेटेड है। इसका कार्य क्या है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वामित्व वाली शक्तिशाली प्रणालियों में से एक है। इसने भारत के पूर्व अनुमान कौशल को बेहतर बनाने में मदद की है। यानी कि ये वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है। कौन सा? मिहिर। टॉप 500 प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को ट्रैक करता है और साल में 2 बार इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस सूची के अनुसार जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू, इसको 442 पेंटाफ्लॉप्स और IBM का शिखर सुमित, यानी कि सुमित मत क्या समझ लेना इसको, सुमित जो है ये IBM के तो सुपर कंप्यूटर का नाम है सुमित। ये 148.8 पेंटाफ्लॉप्स के साथ दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। पहले नंबर पे कौन है? जापान का फुगाकू है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सुमित। ये IBM ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट IBM। चीनी सन में ताइलुहाइट, चीन में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित सूची 93 पेंटाफ्लॉप्स के साथ चौथे नंबर पर, ये दुनिया में चौथे नंबर पर का सुपर कंप्यूटर है। अगली न्यूज है हमारी वैश्विक रोकथाम गठबंधन, ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिशन। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक को डिजिटल रूप से संबोधित किया। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों, राज्यों, दानदाताओं, नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। उद्देश्य HIV की रोकथाम में तेजी लाने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करना। इस प्रमुख नीति निर्माताओं, अनुदानकर्ताओं और कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच एक सामान्य एजेंडा निर्धारित करके प्राथमिक रोकथाम के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत और बनाए रखना। सदस्यता, इसमें 25 सबसे अधिक HIV बोझ वाले देश, UN-AIDS के प्रायोजक, दाता, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं। इसका लक्ष्य ये एड्स को समाप्त करने पर 2016 की राजनीतिक घोषणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर रोकथाम सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है। 2020 तक HIV संक्रमण के 5 लाख से कम संक्रमणों में 75% की कमी लाना और 2030 तक एड्स महामारी को समाप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, 2030 तक एड्स की महामारी को समाप्त करना।
अगली न्यूज़ है हमारी, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अमेरिकी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को निर्णायक सुविधा के रूप में चुना गया है। अब ये क्या है? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट ने इसे निर्णायक चुना है, यानी कि माइलस्टोन के रूप में चुना है। मुंबई का एक हिस्सा है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य क्या है? आसपास के सौरमंडल से लेकर देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे तक की रेडियो खगोल भौतिकीय समस्याओं की जांच करना, यानी कि जितनी भी विजिबल इसकी रेंज में जितने भी ब्रह्मांड होंगे, जितने भी यूनिवर्स होंगे, जितने भी आकाश गंगाएं होंगी, उन सभी की खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसका स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र। इसको महाराष्ट्र में लोकेटेड है, पुणे में महाराष्ट्र में लोकेटेड है कार्यक्रम। इसकी कल्पना और निर्माण स्वर्गीय प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के निर्देशन में 1984 से 1996 तक किया गया था। जिस समय से बनाया गया, ये दुनिया की सबसे बड़ी फेरोमेट्रिक थी और जो 25 किलोमीटर तक की आधारशिला रेखा पेश करती थी, यानी कि 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। 25 स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया भर के खगोलविद नियमित रूप से इस टेलीस्कोप का उपयोग कई अलग अलग खगोल पिंडियों जैसे HII क्षेत्रों, इंटर स्टेलर परमाणु हाइड्रोजन जो आयनित है, आकाशगंगा, पल्सर, सुपरनोवा और सूर्य और सौर हवाओं का निरीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग अन्य राष्ट्र करते थे। अगली न्यूज़ है हमारी, AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। बेंगलुरु स्थित AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देगा, जिससे सामाजिक प्रभाव पैदा होगा। अब ये क्या है? ये भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु द्वारा एक सार्वजनिक निजी मॉडल में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री के समर्थन से स्थापित एक अद्वितीय गैर लाभकारी फाउंडेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ये अंतर अनुशासनात्मक साइबर भौतिक प्रणालियों और पर राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में से वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य भारत के लिए अद्वितीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कृषि में मिशन मोड और R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देना। मिशन का उद्देश्य ज्ञान सृजन, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास, नवाचार और व्यावसायीकरण सहित राष्ट्रव्यापी प्रयासों को समन्वित और एकीकृत करके CPS प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत नींव और सहज पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। साइबर फिजिकल सिस्टम इंजीनियर सिस्टम का एक नया वर्ग है जो एक गतिशील वातावरण में गणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। CPS में साइबरनेटिक्स, मैट्रोनिक्स, डिजाइन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य तकनीकी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस न्यूज़ को मार्क कर लीजिए इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन पहल ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी ये क्या है? ये डिजिटल क्या है? प्लेटफॉर्म है टेली मेडिसिन का। इसने ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत 9 लाख परामर्श पूरे किए हैं, यानी कि 9 लाख लोगों को कंसल्टेंट प्रोवाइड किया है, कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। ये एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, यानी कि टेलीमेडिसिन सेवा है जो टेली परामर्श प्रदान करती है, यानी कि फोन और मोबाइल डेटा के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल वीडियो कॉलिंग के थ्रू या लैपटॉप या डेस्कटॉप वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये टेली मेडिकल परामर्श या आपकी एडवाइसेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, जो रोगी को उनके घर के दायरे से डॉक्टर परामर्श के साथ साथ डॉक्टर से डॉक्टर परामर्श तक सक्षम बनाती है। यानी कि ये 2 तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, एक तो है डॉक्टर टू डॉक्टर और दूसरी है डॉक्टर टू पेशेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर टू डॉक्टर करने का क्या मतलब है, कि इसको क्यों प्रदान किया जा रहा है। देखिए, डॉक्टर टू डॉक्टर इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और गांव की प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आपको पता ही है किस तरह की वहाँ सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी नहीं होते हैं। और अगर उनके पास कोई क्रिटिकल सिचुएशन वाला पेशेंट आ जाता है तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, यानी कि एम्स और जैसे आपका टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई से, ये डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट वीडियो कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं और डायरेक्ट उनको ये निर्देशित करेंगे अपने वीडियो कॉल के थ्रू एम्स के डॉक्टर या किसी भी अन्य बड़े इंस्टीट्यूट के डॉक्टर यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को वाले डॉक्टर्स को निर्देशित करते हैं और
मरीज को उपचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसलिए ये डॉक्टर टू डॉक्टर सेवाएं भी प्रदान करता है और डॉक्टर टू पेशेंट भी प्रदान करता है, डॉक्टर टू पेशेंट भी प्रदान करता है। तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम किया है, ई डॉक्टर टू डॉक्टर जो ई संजीवनी है, और डॉक्टर रोगी से डॉक्टर यानी कि पेशेंट टू डॉक्टर ये ई संजीवनी ओपीडी है। यानी कि इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ई संजीवनी, और डॉक्टर टू पेशेंट या पेशेंट टू डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ई संजीवनी ओपीडी, इसको टेली परामर्श कहा जाता है। अब ई संजीवनी क्या है, ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही एक डॉक्टर से डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्रणाली है। ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम है जिसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये दिसंबर 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके सभी 1.5 लाख HWUC को जोड़ने का प्रयास करती है। HWUC क्या है, आपके स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स। तो ये क्या करती है, हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि बीच में एक मेन एरिया होगा यानी कि मेन डॉक्टर वाला हॉस्पिटल होगा जो सबको सुविधाएं प्रदान करेगा, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को या छोटे प्राइमरी केयर सेंटर्स को प्रदान करेगा सेवाएं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल होता है। जैसे कि आप व्हील देखते हैं, व्हील में स्पोक जो होती है और बीच में एक धुरी होती है जहां से स्पोक जुड़ी होती है। तो ये धुरी का काम करेगा मेन हॉस्पिटल जहां पर क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे जो छोटे छोटे केयर सेंटर्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को परामर्श प्रदान करेंगे। ई संजीवनी ओपीडी क्या है, इसे कोविड-19 महामारी से के बीच रोगी से डॉक्टर टेली परामर्श को सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया। अगली न्यूज है HL2M टोकामेक। ये चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर, परमाणु यानी कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया, जो देश की परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में एक महान प्रगति का प्रतीक है। अब ये क्या है, ये चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण है। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक तो फिजन पर आधारित होती है, एक होती है फ्यूजन पर आधारित। फिजन क्या होता है, फ्यूजन पर आधारित होती है। फिजन क्या होता है, जब नाभिक न्यूक्लियर यानी कि कोई भी जो परमाणु नाभिक होता है, परमाणु नाभिक को जो तोड़ने पर, एक नाभिक को, इनके एक अणु को तोड़ने पर, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पर, बीच में से डिवाइड करने पर जो एनर्जी जनरेट होती है वो फ्यूजन पर आधारित होती है। और इसी तरह एक होता है फ्यूजन यानी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को परमाणु के न्यूक्लियर के 2 अलग अलग न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को जोड़ने पर यानी कि दोनों को संलयन करने पर, कोलाइड करने पर जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो फ्यूजन पर आधारित होती है। तो क्या किया है, चाइना ने ये वाली टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मिशन का नाम क्या है, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ईस्ट नाम से कहा। इसको न्यूज को हमने पहले भी करंट अफेयर्स के लेक्चर में कवर किया है। ईस्ट क्या है, ये इनका एक मिशन है जो हम सुपर कृत्रिम सूर्य जिन्हें जो इनका आर्टिफिशियल सन कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल सन का नाम है। स्थान क्या है, किस स्थान पर लॉन्च किया है इन्होंने, सिचुआन, इनका प्रोविंस है सिचुआन, वहां पर इसे लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज है क्वांटम वर्चस्व, क्वांटम सुप्रीमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। चीन ने गूगल के प्रोटोटाइप से 10 अरब गुना तेज कंप्यूटर के साथ क्वांटम वर्चस्व का दावा किया है। यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में गूगल के जो प्रोटोटाइप है उससे 10 अरब गुना यानी कि 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट गति वाला एक क्वांटम प्रोटोटाइप पेश किया है। ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर जॉन पैसिकल द्वारा 2012 में एक प्रस्तावित शब्द है। ये क्वांटम वर्चस्व शब्द कहाँ से आया है, ये 2012 में प्रोफेसर जॉन पैसिकल ने प्रतिपादित किया था। ये उस बिंदु का वर्णन करता है जहां क्वांटम कंप्यूटर वे चीजें कर सकते हैं जो मानक कंप्यूटर नहीं कर सकते। यानी कि जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर हैं जो हम और आप यूज करते हैं, और इससे भी आगे बढ़कर जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसी गणनाएं जो सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते, वो ऐसी गणनाओं को ये क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जा सकता है। एक मानक कंप्यूटर और एक क्वांटम कंप्यूटर के बीच अंतर, एक मानक कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करके गणना करता है जो 0 और 1 के रूप में होती है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, जिन्हें बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ये शून्य के अनुक्रमों के रूप में सूचनाओं को संसाधित करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, जिन्हें कंप्यूटर बाइनरी भाषा कहा जाता है। अधिक ट्रांजिस्टर अधिक प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी। एक क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करता है। यहाँ कणों में विभिन्न अवस्थाओं को उनके आंतरिक कोणीय गति के कारण प्राप्त किया जाता है, जिसे स्पिन कहते हैं। स्पिन, वहां पर बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, यहाँ स्पिन का। ये 2 अवस्थाएं 0 और 1 को कण के स्पिन में दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार एक मानक कंप्यूटर में जानकारी को एकल संख्या या तो 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म माध्यम में से व्यक्त किया जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यू बिट्स का उपयोग करता है, जिसे एक ही समय में 0 और 1 को दोनों को एक साथ एक ही समय में ये प्रोसेस कर सकता है, जिससे हमें अधिक प्रसंस्करण शक्ति मिलती है। इसकी संभावना क्या है, पॉसिबिलिटीज। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में
क्वांटम कंप्यूटिंग को कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति और शक्ति में मौलिक रूप से सुधार करने की कुंजी के रूप में देखा जाता है, जिससे वे बड़े सिस्टम का अनुकरण करने और भौतिकी, रसायन विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके बारे में हमने एक न्यूज़ अंडमान निकोबार से रिलेटेड कवर की थी, लेकिन ये हमारी लक्षद्वीप से रिलेटेड है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2023 तक लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को कोची कहाँ है आपका, केरल में, इससे जोड़ने के लिए समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना में कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों जैसे कवरत्ती, कल्पेनी, अगत्ती, अमेनी, ये सारे द्वीप हैं, इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर यानी कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से एक सीधा संचार लिंक के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। अब इसका वित्त पोषण इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी इसको हम आगे देखेंगे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यान्वयन कौन करेगा? भारत संचार निगम लिमिटेड, परियोजना निष्पादन एजेंसी और दूर संचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड को परियोजना के तकनीकी सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इस परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है इसमें, यह समुद्र और समुद्र के हिस्सों में दूर संचार संकेतों को ले जाने के लिए भूमि आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर रखी गई एक केबल है। ऑप्टिकल फाइबर तत्व आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से प्लास्टिक परतों के साथ लेपित होते हैं और पर्यावरण के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक ट्यूब में निहित होते हैं, जहां केबल तैनात किया जाता है। पनडुब्बी केबल का महत्व, वर्तमान में 99% डेटा ट्रैफिक जो महासागरों को पार कर रहा है वो अंडर सी केबल द्वारा किया जाता है, यानी कि अभी भी जो हम डेटा यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, उसका ट्रांसमिशन वहां पर अंडर मरीन केबल द्वारा किया जाता है और उसके बाद वो हमें टावर्स के जरिए हमें प्रेषित ट्रांसमिशन उसका किया जाता है। पनडुब्बी केबल की विश्वसनीयता अधिक होती है, खासकर जब तक केबल टूटने की स्थिति में कई रास्ते उपलब्ध हों। यानी कि क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कई सारी केबल्स होती हैं। अगर एक केबल खराब भी हो जाए तो दूसरी केबल के जरिए ट्रांसमिशन को जारी रखा जाता है। पनडुब्बी केबल की कुल वहन क्षमता 13 बिट्स प्रति सेकंड में होती है, जबकि उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है उसकी केबल क्षमता कितनी होती है? केवल 1000 मेगाबिट्स। ये केवल 1000 मेगाबिट्स तक ही कर सकते हैं, एमबी तक कर सकते हैं आपका डेटा ट्रांसमिशन, जबकि ये 13 बाइट्स में, यानी कि 13 बाइट्स जो कि आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है, इतनी स्पीड तक डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और इसमें उच्च विलंबता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो उपग्रह है इसमें देर से भी आता है, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन अगर आप इनपुट अभी देंगे तो कुछ टाइम लगता है, हालांकि ये टाइम माइक्रो सेकंड्स में होता है, लेकिन ये फिर भी कुछ टाइम लगता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ये ट्रांसमिशन तुरंत होता है, इंस्टेंट। आप देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये क्या है? ये इसके द्वारा वित्त पोषित है। इसे 2002 में इस फंड को स्थापित किया गया था। इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके संदर्भ में भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। उद्देश्य क्या है? विश्वसनीय, सर्वव्यापी दूर संचार नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी ढंग से जुड़े रहने के कारण ग्रामीण भारतीयों को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने और राष्ट्र के विकास में उत्पादक के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। तो ये आज के लेक्चर में हमारे इतना ही था। आगे हमारा इस पर साइंस पर बेस्ड एक लेक्चर और आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, डिसीजेस, इन पर बेस्ड, साइबर अटैक्स, इन पर बेस्ड हमारा एक लेक्चर और आएगा। उसमें हमारा 1 साल का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी आपको एक मर्ज वीडियो चारों लेक्चर्स की प्रोवाइड कर देंगे। और शाम को आज हमारा अकाउंट्स के एमसी के ऊपर एक लेक्चर आएगा, उसे जरूर देखिए आप। शाम को 5 बजे हम आपको अकाउंट्स पर एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।